नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स देखेंगे और हर इवेंट्स के साथ हम लोग मैपिंग को भी देखेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम में मैपिंग पे पकड़ अच्छा है तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप ज़्यादा सही कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैपिंग से होते हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट के साथ साथ हम मैपिंग को भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी एरिया हमारा कवर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक न्यूज़ में रहा है न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी। इसे लाया कौन है, बस आपसे यही पूछा जाएगा। इसको लाया है यूएई ने। यूएई का मानना है कि यह अगर नई पॉलिसी हम लाते हैं सिटीजनशिप के लिए तो उससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इससे जीडीपी बढ़ती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और किसी भी देश की जब जीडीपी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है, तो सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। अभी देखिए, ये मैप में देख लेते हैं। यूएई यही है, इधर साइड में कतर है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, यहाँ ओमान है। आपको थोड़ा बहुत मैपिंग का आइडिया होना चाहिए कि कौन कंट्री के पास कौन से कंट्री है और कौन सी के पास कौन कंट्री है। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। हर साल एक शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चुनती है। तो 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के लिए चुना गया है आत्मनिर्भरता। कोविड-19 जब शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि 2020 में कई योजना भी शब्द पे आया था। इस शब्द पे कई योजना भी बने, भारत सरकार ने पैकेज भी दिया। तो यह शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। अगर उस समय पेपर आप देखें, आपको याद भी होगा कि यह बहुत ही चर्चा में रहा था इस शब्द। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी इसको 2020 का सबसे चर्चित शब्द माना है, आत्मनिर्भरता। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है, इसको होस्ट किया है भारत ने। मोदी जी उद्घाटन किए इसका। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है इसका थीम। इसका थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। थीम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। और इसको होस्ट किया है इंडिया। ये वर्चुअली हुआ था, मतलब ये नहीं पूछेगा कौन मतलब देश में हुआ, तो ये वर्चुअली ही समिट था। तो सब कोई अपने अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, लेकिन उसमें भी एक कंट्री होस्ट करता है, जो किया था इंडिया ने। अगला देखते हैं। मलबरी डैम है, यह इम्पोर्टेंट में इसीलिए है, इसका एक और नाम अगर देखें तो इसका एक नाम है ललंदर। अगर हिंदी में कहें तो इसका नाम है सहतूत बांध। ये है कहाँ पे, इसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है कहाँ पे। तो यह है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है और इंडिया यह डैम को बना रहा है। ठीक है। तो अब जो सहतूत बांध है, मलबरी डैम जो है, यह किस नदी पे है, यह इम्पोर्टेंट है। यह मैदान नदी पे है, मैदान रिवर पे है। आप इसको याद रखेंगे। जो मैदान रिवर है ये काबुल रिवर की सहायक नदी है, या यूँ कहें तो ट्रिब्यूटरी है। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप याद रखेंगे जो मलबरी डैम है, सहतूत बांध जो है मैदान रिवर पर है और ये अफ़गानिस्तान में है। और इसके पहले यह सेकंड बांध है। इसके पहले भारत ने एक और बांध बनाया है, उसका नाम है सलमा डैम। ठीक है। तो आप इसमें 2-3 चीज़ याद रखेंगे। ये सहतूत बांध जो है, मलबरी डैम जो है, मैदान रिवर पर है, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और इसके पहले भारत ने एक सलमा डैम बनाया था। फर्स्ट है सलमा डैम और सेकंड है सहतूत बांध। ठीक है। आप इसमें इतना चीज़ याद रखेंगे। यही है डैम जो भारत बना रहा है। एक सऊदी अरब का यह न्यूज़ बहुत चर्चा में रहा।
सऊदी अरब अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द आर्म फोर्स, महिलाओं को सेना में जाने के लिए अलाउ कर दिया है सऊदी अरब। बहुत ही यह चर्चा में न्यूज़ रहा, तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन, अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में या आर्म फोर्स में जाने के लिए अनुमति दे दी है, तो यह है आपका सऊदी अरब। एकदम आप इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक डेनमार्क चर्चा में रहा। देखिए डेनमार्क की मैप की बात करें तो डेनमार्क यहाँ पे है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यूनाइटेड किंगडम के थोड़ा सा राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो डेनमार्क मिलेगा, नॉर्वे स्वीडन के नीचे। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये सब चीज़ का, इसीलिए मैंने मैप लगा दिया है हर क्वेश्चन में कि दिक्कत ना हो। तो डेनमार्क चर्चा में क्यों है, डेनमार्क की बात करें तो यहाँ पे अभी बना है वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। ये विश्व का पहला एनर्जी आइलैंड बना है डेनमार्क में, ठीक है। डेनमार्क देखिए यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि डेनमार्क कहाँ पे है, नॉर्थ सी में है, पैसिफिक ओशियन में है, कुछ भी 2-3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखें कि नॉर्थ सी के बगल में डेनमार्क है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बना है, मतलब हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा यहाँ से। वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बना है डेनमार्क में। इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन है टूरिज्म का। टूरिज्म से एक रिपोर्ट है कि कोविड-19 से तो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, आपको पता है। और कोविड-19 के प्रकोप से हुआ क्या था, लोग अपने घरों में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। तो जब लोग बाहर निकलेगा नहीं तो फिर टूरिज्म पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा। तो 2020 का जो साल था, कहा जाता है कि वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से सबसे बुरा साल रहा है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से 2020 जो रहा है सबसे बुरा साल रहा है, क्योंकि लोग घर से निकला ही नहीं, लोग टूरिज्म में गया ही, मतलब टूरिज्म को कोई नाम ही नहीं रहता था, लोग ऑफिस बंद था, लोग मार्केट नहीं जा पा रहे थे, तो टूरिज्म करने कौन जाएगा, पर्यटन में कौन जाएगा। इसीलिए 2020 का जो साल था टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है। आप इसे याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन से साल को वर्स्ट ईयर ऑन टूरिज्म के लिए मतलब घोषित किया गया, तो 2020। एक यह न्यूज़ चर्चा में रहा, प्लेटिपस सेंचुरी, यही है प्लेटिपस, जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि ये लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो इनके लिए ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इनके स्वास्थ्य को देखभाल प्रजनन के लिए किस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उनके हर चीज़ का एक स्टडी किया गया और एक इनके लिए सेंचुरी बनाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। और विश्व का पहला सेंचुरी है जो प्लेटिपस के लिए बन रहा है। अब तक प्लेटिपस के लिए स्पेशली विश्व में कोई भी सेंचुरी नहीं बना है। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री है जो प्लेटिपस के लिए फर्स्ट सेंचुरी बना रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी किस कंट्री ने बनाया है, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। एक यूनाइटेड नेशन का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन 2023। इसमें हुआ क्या है, हर साल यूनाइटेड नेशन एक कोई थीम उठाता है, उसको जैसे इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023 के लिए चुना गया है। 22 में कुछ और होगा, 20 में कुछ और, आप वो सब याद मत रखिए, वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट है 23 का, मैंने बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि 2-3 अगर आप पढ़ेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा। आप सिर्फ 23 का पढ़ें, इसके रिगार्डिंग 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मतलब मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया 2023 को। और देखिए यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है
कि यह प्रस्ताव भारत ने रखा था। यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव भारत रखा था कि मोटे अनाजों का वर्ष घोषित 2023 को किया जाए, और यूनाइटेड नेशन ने उस बात को मान लिया है, और जो आने वाला साल होगा 2023 वह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं मोटे अनाज होते क्या हैं। तो आप जो भी देखते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है मोटे अनाज में आते हैं, मिलेट्स में आते हैं, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से फसल रबी है, कौन से फसल खरीफ है। तो ये जो मोटे अनाज होते हैं मिलेट्स, ये खरीफ फसल है। आप इसे याद रखेंगे, खरीफ फसल हैं जो वर्षा पर डिपेंड करते हैं। इनकी मतलब पैदावार बढ़ने के लिए ना वर्षा चाहिए, अगर वर्षा नहीं होगा तो इनके पैदावार पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब जितना जब अच्छा बारिश होता है तो मोटे अनाज ज़्यादातर पाए जाते हैं, और जब बारिश कम होती है तो आप देखेंगे कि इनकी फसल अच्छी नहीं होती है। तो आप इसमें बस यही याद रखेंगे, जो मिलेट्स होता है वह खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल है। और एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि कौन से फसल रबी है, कौन से फसल खरीफ है, 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इसमें आप 2-3 चीज़ याद रखेंगे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था, जिसे यूनाइटेड नेशन ने मान लिया, और ज्वार, बाजरा, रागी जो है मिलेट्स है, और यह खरीफ फसल है, और यह बारिश पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बारिश के मौसम इनके लिए अनुकूल होती है। एक देखते हैं फर्स्ट जीनोम मैपिंग बन रहा है। इसमें अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि इसे कौन बना रहा है, इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसमें याद रखेंगे एक चीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, बस इससे ज़्यादा डिटेल में इसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट जीनोम मैपिंग बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी बना रहा है। इसका काम क्या होगा, ये जितने समुद्र में जीव हैं उनके पोषक तत्व को मतलब रिसर्च करेगा उस पर, और उनमें कितनी कौन समुद्री जीव का क्या मतलब पोजीशन है, यह सब मतलब समुद्री जीवों के बारे में आप कह सकते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो समुद्री जीवों का अध्ययन, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। एक यह बहुत इम्पोर्टेंट है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, यह कहाँ बन रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ दिन से 2-3 टॉपिक पे बहुत चर्चा हो रही है, ग्रीन एनर्जी पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे, इन्वायरमेंट बचाने के लिए, और क्लाइमेट चेंज, ये सब 2-3 टॉपिक जो है ना बहुत चर्चा में है कुछ दिनों से। तो इसी के तहत सोलर फार्म बन रहा है, सौर एनर्जी से चले गए, मतलब कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाएगा, और क्लाइमेट चेंज के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपको सिंगापुर में। आप यह एकदम याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर बना रहा है लार्जेस्ट सोलर फार्म, ठीक है। एक अल सल्वाडोर न्यूज़ में रहा, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए अल सल्वाडोर का अगर मैप देखें तो यहाँ पे है अल सल्वाडोर, यह सन सल्वाडोर इसकी राजधानी है। और देखिए यहाँ पे यह यूएसए हो गया। अगर आप नीचे जाएंगे तो साउथ अमेरिका इधर मिलेगा आपको, इसके नीचे साउथ अमेरिका मिलेगा, ठीक है। बीच का जो पोर्शन होता है इसी में अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, ये सब छोटे छोटे कंट्री यहीं पे हैं। तो अल सल्वाडोर न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी हाल ही में इसको मलेरिया फ्री किया गया है। मलेरिया से मुक्त किया गया है इसको, अल सल्वाडोर को। यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसे याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया फ्री किया गया है, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर, ठीक है। अब यह एक्शन लेता कौन है कि मलेरिया फ्री करने का, इसको लेता है WHO। अगर WHO की हम बात, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। WHO की स्थापना किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यह पूछा जाता है आपसे। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि है
स्विट्ज़रलैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन से हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एधनॉम टेड्रोस। आप नाम याद रखेंगे इसी से। तो यह जो WHO से रिगार्डिंग यह सब तीनों फैक्ट हैं, आप एकदम से इसे याद रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो BPSC यह तीनों पे क्वेश्चन बना चुका है। WHO की स्थापना कब हुई? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो टेड्रोस। आप तीनों चीज़ याद रखेंगे। और अल सल्वाडोर जो है, इसको अभी हाल ही में मलेरिया फ्री किया गया है। और आप देखेंगे अल सल्वाडोर कहाँ, इसका लोकेशन देखेंगे तो एक यहाँ पे गल्फ है, उसको भी आप देख लीजिए, कहीं एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। गल्फ ऑफ फोंसेका, गल्फ ऑफ फोंसेका जो है यहीं पे है, अल सल्वाडोर के पास है। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए गल्फ ऑफ फोंसेका के बारे में, तो आप समझ जाएंगे कि अल सल्वाडोर के जगह की बात हो रही है, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच की कहीं बात हो रही है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग से रिलेट कर पाएंगे इसको। एक इब्सा न्यूज़ में रहा। इब्सा क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इब्सा का फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो यह चर्चा में क्यों है? इसका एक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसको होस्ट किया इंडिया ने। इसीलिए इम्पोर्टेंट में इसको होस्ट इंडिया ने किया। हालांकि ये वर्चुअली हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको होस्ट किया। और इसको होस्ट किया कौन है? तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपको याद रखने की यही 2-3 पॉइंट हैं कि इब्सा जो है, इसका वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ है जो इंडिया ने होस्ट किया है। और किस मिनिस्ट्री के तहत किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिलाओं का है तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आप इससे रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो भारत ने इसको होस्ट किया है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी न्यूज़ जहाँ पे भारत पार्टिसिपेट करता हो या भारत होस्ट करता हो, तो वह न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम में देखेंगे यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इब्सा का जो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको भारत ने होस्ट किया है। एक है वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। एक कहाँ पे बना है? आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल कहाँ बना है? ये बना है आपको नॉर्वे में। नॉर्वे में बना है। ये जहाज़ की जो सुरंग है, इसकी लेंथ की बात करें तो 1.7 किलोमीटर लंबा है। ये जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया गया है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, यही है। यह बना है आपको नॉर्वे में। तो शिप टनल कहाँ बना है? नॉर्वे में। एक क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, पेट्रोलियम का हम आयात करते हैं बाहर से, तो सबसे अगर टॉप इंपोर्टर की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत विदेशों से पेट्रोलियम लेता है। सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोलियम भारत कहीं से लेता है तो वह इराक। ठीक है, और पहले जो हमारा रैंकिंग था, सऊदी अरब था। 2 नंबर पे सऊदी अरब था, 1 पे इराक था। लेकिन अब हुआ क्या है कि USA हो गया है 2 नंबर पे। और यहीं आपका न्यूज़ है, USA 2 नंबर पे हो गया, सऊदी अरब 3 पे हो गया। USA अभी सऊदी अरब को पीछे कर दिया है। तो अब आपका जो क्रूड ऑयल का रैंकिंग होगा, जो हम भारत पेट्रोलियम विदेशों से आयात करता है, सबसे ज़्यादा आयात करता है इराक से,
उसके बाद यूएसए से, उसके बाद सऊदी अरब से। आप इस रैंकिंग को याद रखेंगे, इराक, यूएसए और उसके बाद सऊदी अरब। यह पूछा जा सकता है कि भारत, चूँकि देखिए ये पहले सऊदी अरब 2 पे था, यूएसए 3 पे था, जो अभी हाल ही में चेंज हो गया, और जहाँ पे कुछ बदलाव होता है वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आयात करता है इराक से, यूएसए से, और उसके बाद 3 नंबर पे सऊदी अरब से। एक ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सके, 1 नंबर पे कौन है या 2 नंबर पे कौन है, तो हम तो कहेंगे सबसे बेहतर होगा आप तीनों रैंकिंग याद रखिए, इराक, यूएसए, सऊदी अरब। एक स्वेज नहर बहुत चर्चा में रहा, स्वेज नहर का जो खबर था, स्वेज कैनाल। देखिए स्वेज नहर की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी और यहाँ पे रेड सी, दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। ठीक है, यह बना कब था? 1869। हो सकता है आप इस डेट को भूल जाएं, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप इस डेट को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी साल पैदा हुए थे गांधी जी। अब आपसे कोई पूछे स्वेज नहर कब शुरू हुआ था, तो आप गांधी जी का डेट ऑफ बता दीजिएगा, इससे आप थोड़ा सा अब भूल नहीं पाएंगे आप इसको। ठीक है, स्वेज नहर की बात हो गई। अब स्वेज नहर चर्चा में क्यों रहा? एक ताइवान का जहाज था, ठीक है, ताइवान का पोर्ट था, जो कि यहीं पे जाके फंस गया था, स्टक हो गया था स्वेज नहर में जाके। इसके चलते पूरा यह जो रूट था वो बंद हो गया था, 5-6 दिनों तक के लिए पूरा रूट बंद हो गया था, जो बहुत चर्चा में रहा। ताइवान का ये शिप था और शिप का नाम था ईवर गिवन। यह शिप का नाम है, यह इम्पोर्टेंट है, आप दोनों चीज़ याद रखेंगे कि यह जो जहाज़ था ताइवान का था और जहाज़ का नाम था ईवर गिवन। अब यह फंस गया जब जहाज़ यहाँ पे, तो 5-6 दिन तक पूरा मतलब विश्व में खबर बने रहा। खबर बनने का कारण ये है कि अगर आप देखेंगे स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल जो है, लगभग विश्व का 12% ट्रेड यहीं से होता है, और प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 9 बिलियन का ट्रेड यहाँ से गुजरता है प्रतिदिन। तो अगर 5-6 दिन तक ये रूट अगर व्यस्त रहा, बिजी रहा, तो समझिए 5-6 दिन में कितना बिलियन का व्यापार ठप हुआ होगा। इसीलिए पूरी दुनिया हिल गई थी उस समय। फिर जहाज़ को निकाला गया और रूट फिर सही हो गया। तो आप इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें याद रखेंगे कि यह जो स्वेज नहर है, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया। स्वेज नहर जो है 1869 में बना था। ताइवान का एक पोर्ट था, जहाज़ था, जिसका नाम था ईवर गिवन। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल आपको मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में ये सब नहीं पूछेगा। और स्वेज नहर जो इसकी पोजीशन है मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों के बीच में है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी। ठीक है, एक आईएसए न्यूज़ में रहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? यह इंडिया और फ्रांस दोनों ने 2015 में इसे शुरू किया था, और इसका जो हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है आपको गुरुग्राम में, हरियाणा। पहले था यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है इसका हेड ऑफिस। यह न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि अभी हाल में देखेंगे तो इटली को इसमें शामिल किया गया है, आईएसए के मेंबरशिप में इटली को अभी शामिल किया गया, इसलिए यह न्यूज़ में रहा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईएसए में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किसे शामिल किया गया है, तो आंसर होगा इटली। और इटली का अगर हम मैप देख लेते हैं तो यह है इटली, यहाँ पे है।
फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि टेरेहेनियन सी कहाँ पे है, यह पूछा गया है 1-2 बार पीसीएस वगैरह में। तो आप याद रखेंगे टेरेहेनियन सी जो है इटली के पास में है। ठीक है, शायद यूपी पीसीएस में सवाल आया हुआ है, आप याद रखेंगे टेरेहेनियन सी कहाँ पे है, इटली के पास में है। और आईएसए में शामिल होने वाला भी कौन सा कंट्री बना है, इटली बना है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हार्ट ऑफ एशिया। हार्ट ऑफ एशिया न्यूज़ में रहा, हर साल इसका समिट होता है। तो इस साल इसका समिट कहाँ हुआ है? हार्ट ऑफ एशिया की समिट की बात करें तो हुआ तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान, इसकी राजधानी है दुशांबे। ये देखिए मैप में, देखिए तजाकिस्तान है, इसकी राजधानी है यहाँ पे दुशांबे, और यहीं पे हार्ट ऑफ एशिया का समिट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ना 2-3 चीज़ कन्फ्यूजन होता है लोगों को। यहाँ पे है कजाकिस्तान, यहाँ पे है किर्गिस्तान, यहाँ पे है उज़्बेकिस्तान, और यहाँ पे है तजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। अब देखिए नाम एकदम मिलता जुलता है, और यहाँ पे इतना कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कहाँ पे समझ नहीं आता है। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम पहले यही बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम इसको जोड़ें चारों को, एक क्वाड्रेटर बन रहा है क्या? अगर हम इसको नॉर्थ मान लें, इसको साउथ मान लें, इसको ईस्ट मान लें, इसको वेस्ट मान लें, ठीक है। अब क्लॉक जैसे घूमती है वैसे हम घूमते हैं, यहाँ से हम चलते हैं कजाकिस्तान से। तो के ए, सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट में देखें सबसे पहले के आता है। अब के यहाँ पे दोनों है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, देखिए के है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर हमको टी मिला, तजाकिस्तान का टी मिला, और फिर यू मिला। तो अल्फ़ाबेट में भी तो यही सीरीज होता है, पहले के आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। तो हम डिक्शनरी में जैसे देखते हैं बिल्कुल सही चीज़ है, पहले के आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं तो पहले के पे आएंगे, फिर टी पे आएंगे, फिर यू पे आएंगे। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न है इस दोनों के में। तो पहले के ए मिलता है और फिर के वाई मिलता है। तो पहले मेरा कजाकिस्तान होगा, फिर किर्गिस्तान होगा, फिर ताजिकिस्तान होगा, टी मिलेगा, और फिर यू में उज़्बेकिस्तान मिलेगा। आप ऐसे याद रखेंगे, इन चारों का नाम अगर कहीं भी आपको आए तो खट से आप एक स्क्वायर बना लेंगे और यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जो एक जगह कहीं से, या यहाँ से चलना स्टार्ट कर लेंगे आप नॉर्थ से। तो ये जो मेरा होगा के लिख देंगे, यहाँ पे भी के लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे, यहाँ पे यू लिख देंगे, और के ए पहले आएगा तो कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे किर्गिस्तान हो गया, और टी का ताजिकिस्तान, और यू का उज़्बेकिस्तान। ऐसे थोड़ा सा कोडिंग बना लेंगे ना, तो आप इन शहरों में, मतलब कंट्री में, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि यह बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किधर तजाकिस्तान है, किधर कजाकिस्तान है। ठीक है, तो इसमें आपको जानना यही है कि हार्ट ऑफ एशिया का जो समिट हुआ है दुशांबे में हुआ है, जो तजाकिस्तान में, मतलब तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, यहीं पे हुआ हार्ट ऑफ एशिया की समिट। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है। बांग्लादेश थोड़ा चर्चा में रहा। बांग्लादेश 2 चीज़ों के लिए चर्चा में रहा। 26 मार्च 2021, हालांकि ये डेट नहीं पूछेगा फिर भी याद कर लीजिए, 26 मार्च 2021 बांग्लादेश का आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ। ठीक है, दूसरा एक और चर्चा में रहने का कारण था कि शेख मुजीबुर रहमान, इनका शताब्दी समारोह था, मतलब 100 साल पूरा हुआ इनका। ठीक है, इसमें मोदी जी गए थे, जो अपने भाषण में कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर लिए थे, तो बड़ा न्यूज़ में चला था उनका भाषण, हालांकि उस पर नहीं जाना हम लोग को। और एक और न्यूज़ है, कोरोना के बाद अगर देखें, पीएम का एक पहला विदेशी दौरा था। मतलब कोरोना में तो लोग घर से नहीं निकल रहे थे कहीं, लेकिन अब कोरोना ख़त्म हुआ
और मोदी जी घूमने को थोड़ा प्रिय है, ये पूरा लोग जानता है, सब कोई जानता है। तो इनका पहला विदेशी दौरा जो था यह बांग्लादेश था। हालांकि यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन किताब में ये भी लिखा हुआ था। बताइए, इनका दौरा भी एक न्यूज़ बन जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ बांग्लादेश का, और शेख मुजीबुर रहमान का शताब्दी समारोह मनाया गया 26 मार्च 2021 को। ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। मे भी कहीं डेट भी पूछा जाए, क्योंकि डेट फैक्चुअल तो क्वेश्चन पूछता ही है बीपीएससी, तो आप ये भी याद रखेंगे। एक अगला है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। यह है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट द फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है। डिजिटल रीडिंग एट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। यह आप याद रखेंगे, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन बना है जो पूरी तरह से डिजिटल बना है डिजिटल रीडिंग के लिए, तो दुबई होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एक ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि न्यूज़ में रहा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा पे सबसे बड़ा एक डैम बन रहा है। चीन एक डैम बना रहा है, मतलब बांध बना रहा है, सबसे बड़ा बांध बना रहा है। विश्व का सबसे बड़ा बांध बन रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, जो कि बना रहा है चीन। बस आपको इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है। और ब्रह्मपुत्रा का हम देख लेते हैं नदी, थोड़ा फैक्चुअल डिटेल इसमें देख लेते हैं। यह नदी निकलती कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि हिमालय के तिब्बत वाले भाग में है, तिब्बत से। ठीक है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला देख लेते हैं कार्निवैक कोव, एक चर्चा में रहा। यह कार्निवैक कोव क्या है? कोरोना के टाइम में आप देखेंगे कि सब देश वैक्सीन बना रहे थे, लेकिन रसिया जो है पशुओं के लिए वैक्सीन बनाया। सब लोग इंसान पे भिड़े हुए थे, हालांकि रसिया भी इंसान के लिए वैक्सीन बनाया था, लेकिन पशुओं के लिए वैक्सीन बनाने वाला वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल रसिया है। यह इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। मैंने रसिया का मैप इसीलिए लगा दिया क्योंकि आप यूक्रेन को भी यहाँ देख लेंगे, आजकल बहुत चर्चा में है। रसिया, यूक्रेन, बेलारूस यहाँ पे है, पोलैंड यहाँ पे है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यूक्रेन कहाँ पे आप रेट कर लेंगे। और दोनों की जो अभी लड़ाई है वो तो पूरे मतलब विश्व में अभी यही चल ही रहा है चर्चा में। एक नौरा अल मतरौसी बहुत चर्चा में रही। नौरा, यह फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट्स है नौरा। आप इसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे तो यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहता है। क्वेश्चन कई बार इस पर टेस्ट सीरीज में बन रहा है अभी। तो नौरा के बारे में याद रखेंगे, फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं आरसीईपी क्या है। आरसीईपी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, यह बहुत सारे देशों का एक समझौता, क्षेत्रीय एग्रीमेंट किया गया है, रीजनल एग्रीमेंट है बहुत सारे देशों का। इसको लागू करने वाला पहला कंट्री बना है सिंगापुर। यह सिंगापुर, मैंने मैप इसी लगा दिया है, इंडिया है देखिए, और यहाँ पे है सिंगापुर। थोड़ा सा आप मैप जानते रहेंगे, थोड़ा फ़ायदा रहेगा आपके लिए, एग्जाम में इसका फ़ायदा दिखता है। तो आरसीईपी में सबसे पहला शामिल होने वाला देश कौन है? सिंगापुर। एक केप टाउन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। केप टाउन है कहाँ पे, पहले ही देख लीजिए, साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। और साउथ अफ्रीका में सबसे नीचे जो है यह केप टाउन है। तो एक केप टाउन चर्चा में क्यों रहा? यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है। आप याद रखेंगे, यह है आपको केप टाउन में। यह चर्चा में क्यों रही? यहाँ पे आग लग गई थी, हाल ही में इसमें आग लग गई थी
और यह जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कहेंगे तो मुख्य टूरिस्ट पैलेस में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे आग लग गई थी तो यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है। अगला एक क्वेश्चन है लिटिल गुरु ऐप। यह लिटिल गुरु ऐप क्या है? ये संस्कृत लर्निंग ऐप है। संस्कृत लर्निंग ऐप है। यह बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, और भारत के इसे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। संस्कृत लर्निंग ऐप है लिटिल गुरु ऐप। इससे संस्कृत को आसानी से समझा जा सकता है और अपने दैनिक प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत के इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ने इसे लॉन्च किया है बांग्लादेश में। क्लाइमेट से रिलेटेड दो न्यूज़ है। क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन पहली बार अगर कोई देश लाया है तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए लेजिस्लेशन लाया है न्यूजीलैंड। इसके तहत हर इंस्टीट्यूशन को बताना होगा कि उसके कारण से पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे कितना असर पड़ेगा। तो यह न्यूजीलैंड की जो खबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा है क्लाइमेट से न्यूज़ है इकोसाइड। मतलब अगर आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको हर्जाना देना होगा, मतलब फाइन देना होगा। और यह नियम कौन है? इकोसाइड का नियम लगाया है फ्रांस। तो आप याद रखेंगे क्लाइमेट के लिए लेजिस्लेशन लाया है न्यूजीलैंड और इकोसाइड के लिए नियम लाया है फ्रांस। हर्जाना देना होगा फ्रांस के नियम के तहत। लॉस्ट गोल्डन सिटी के एक चर्चा में रहा। ये कहाँ पे पाया गया है? ये इजिप्ट में मिला है। लॉस्ट गोल्डन सिटी, यह माना जा रहा है कि 3000 साल पुराना है। यह इजिप्ट में मिला है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देख रहे इजिप्ट है कहाँ पे। तो अफ्रीका का ये सब अफ्रीका का देश है और उसी में एक सबसे ऊपर है इजिप्ट। ठीक है, तो आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉस्ट गोल्डन सिटी कहाँ पे पाया गया है? इजिप्ट में। एक क्वेश्चन है E2025 इनिशिएटिव क्या है? E2025 इनिशिएटिव क्या है? जो यह एक अच्छा न्यूज़ है। यह WHO द्वारा स्टार्ट किया गया है। WHO द्वारा 2025 तक टोटल 25 देश को चुना गया है, जिसमें मलेरिया इरेडिकेशन, मतलब अगर कहें तो मलेरिया इरेडिकेशन, कहें तो मलेरिया उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा 25 देशों में 2025 तक काम किया जाएगा। यही इनिशिएटिव का नाम है E2025 इनिशिएटिव, जिसे लॉन्च किया है WHO। और WHO के बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया, कब बना था, उसके प्रेसिडेंट कौन है और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, सारा पढ़ ही लिया है। एक नया न्यूज़ था क्लाइमेट समिट 2021। यह USA द्वारा इसे होस्ट किया गया था, हालांकि वर्चुअली था। इसका जो थीम था आवर कलेक्टिव फर्स्ट रेस फॉर द ईयर 2030, मतलब वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। यह थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट समिट 2021 होस्ट किया है USA
वर्चुअली था और थीम इसका आवर कलेक्टिव फास्ट रेस फॉर द ईयर 2030। वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और इसी में एक एजेंडा 2030 शामिल किया गया, जिसे इंडिया यूएसए के तहत शामिल किया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक है क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों पे बात की गई है। तो एजेंडा 2030 की अगर बात की जाए कौन कौन देश लागू किया है, तो इंडिया और यूएसए लागू किया है। ये ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट था, ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर देख लेते हैं, एक और न्यूज़ है इसमें। फर्स्ट मीटिंग हुआ है इसका, ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग हुआ है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, हर देश के, मतलब जो भी इससे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल बैंक के इसके गवर्नर हैं, इन लोगों का जो मीटिंग हुआ है यह इंडिया में हुआ है। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट, हालांकि ये हुआ है वर्चुअली, लेकिन फिर भी इसको होस्ट किया है इंडिया, तो यह इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक पूछा जा सकता है, तो वह होगा इंडिया। एक नो बैन एक्ट पॉलिसी लाया है, यह यूएसए लाया है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आप मत पढ़िए, यह धर्म विशेष को लेकर था। तो नो बैन एक्ट पॉलिसी जो है यूएसए के तहत लाया गया है। एक हिमालयन ट्रिलियम प्लांट है, यही प्लांट है हिमालयन ट्रिलियम प्लांट, यह चर्चा में था, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो यह इंडेंजर्ड हो गया है, अभी इंडेंजर्ड हो गया, संकटग्रस्त हो गया है यह प्लांट, जो हिमालय में पाया जाता है। और इसकी खासियत की बात करें तो यह हर्ब प्लांट है, मतलब जो होता है ना जड़ी बूटी से संबंधित यह पौधा है, हर्ब प्लांट है। तो यह अभी संकटग्रस्त हो गया है, इंडेंजर्ड हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है हिमालयन ट्रिलियम कहाँ पाया जाता है, तो आप हिमालय के चोटी में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन आज के लिए, और आज का यह क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है, यह आपका ऑप्शन है। इससे जो भी आपको सही आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।